अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में डिजाइन रूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिजाइन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिजाइन रूल्स क्या होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, गाइडलाइंस वगैरह, कैसे हम अपने सिस्टम को बेटर वे में डिजाइन कर सकते हैं कि हमारा जो यूजर हो वो बेटर वे में उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, इंटरेक्शन उनकी बेहतर अंदाज में परफॉर्म हो सके। जितनी अच्छी इंटरेक्शन होगी यूजर की और सिस्टम की, उतना ही हमारा जो गोल होगा सक्सेसफुली सिस्टम को डिजाइन करने का वो अचीव हो सकेगा। यानी हमने क्या करना है जी, हमने यूजर को माइंड में रखते हुए अपने सिस्टम को डिजाइन करना है ताकि हमारा सिस्टम जो है वो हमारे यूजर बेहतर अंदाज में यूज कर सके। डिजाइन रूल्स में जी पहले हम बात कर लेते हैं जी, डिजाइनिंग फॉर मैक्सिमम यूजबिलिटी, गोल ऑफ इंटरेक्शन डिजाइन। यानी हमने क्या चीज डिजाइन करते हुए सिस्टम को अपने माइंड में रखनी है कि जो हमारे सिस्टम की यूजेबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम लोग जो हों वो हमारे सिस्टम को इजीली यूज कर सकें। यानी हमने जो उसका डिजाइन बनाना है वो हमने इजी वे में, इजी फॉर्म में बनाना है। यूजर की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसको माइंड में रखते हुए बनाना है कि अगर हम उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो हमारी यूजेबिलिटी जो है वो डैमेज होगी। गोल हमारा क्या होना चाहिए जी, इंटरेक्शन डिजाइन हमने बनाना है जिससे यूजर जो है इजीली इंटरेक्ट कर सके हमारे सिस्टम के साथ। प्रिंसिपल ऑफ यूजेबिलिटी, ये क्या है जी, हमारे जो प्रिंसिपल है यूजेबिलिटी का, वो क्या चीज हमने माइंड में रख के इसको डिजाइन करना है अपने सिस्टम को जी, जनरल अंडरस्टैंडिंग। यानी जो हमारा यूजर है वो अंडरस्टैंड कर सके हमारे सिस्टम को। उसके डिजाइन इस तरह होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सके, यूजर को चीजों को देखते ही समझ आ जाए कि मैंने कौन सी चीज को कैसे यूज करना है। बजाय इसके क्या हम कॉम्प्लिकेट कर दे अपने सिस्टम को, कॉम्प्लेक्स चीजों को ऐड कर दे, डिजाइन को कॉम्प्लेक्स कर दे, तो इससे क्या होगी, इससे हमारी जो यूजेबिलिटी है वो डैमेज होगी, वो खराब होगी, वो लो हो जाएगी। स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन क्या होते हैं जी, डायरेक्शन फॉर डिजाइन होता है हमारे पास, यानी कि वो सेट ऑफ रूल्स हमें दे दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स हमें बता दिए जाते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो करते हुए, इन गाइडलाइंस को आपने यूज करते हुए जो है ना अपने सिस्टम को डिजाइन करना है। और मेन पर्पज हमारा क्या है, हमने एक बात जो है वो तो हमने अपने पल्लू से बांध लेनी है कि भाई हमने जो काम भी करना है ना, डिजाइन जो करना है वो यूजर को माइंड में रखते हुए करना है। क्योंकि अगर यूजर को हमारा डिजाइन समझ आएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, तभी हम अपना गोल जो है सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है जी, अदरवाइज हमारा सिस्टम क्या करेगा, हमारा सिस्टम फेलियर की तरफ चला जाएगा। डिजाइन पैटर्न्स, कैप्चर एंड यूज डिजाइन नॉलेज। डिजाइन पैटर्न हमारे पास क्या होता है, पैटर्न बेसिकली क्या चीज है, पैटर्न हमारे पास है जी ट्राइड प्रैक्टिसेस होती हैं। यानी जो हम सॉल्यूशंस वगैरह बार बार देते आए हैं किसी प्रॉब्लम का, तो क्या हमने ना पैटर्न फॉर्म में उसको सेव करके रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है जी, डिजाइन पैटर्न्स को यूज करना है। यानी जो हम सिस्टम डिजाइन पहले कर चुके हैं उनसे हमने आइडिया लेकर नेक्स्ट जो है अपने सिस्टम को ना डिजाइन करना है ताकि हमारी यूजेबिलिटी जो है इंक्रीज हो सके। टाइप्स ऑफ डिजाइन रूल्स हमारे पास क्या है जी, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस। प्रिंसिपल क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन रूल्स, यानी जो हमारे पास डिजाइन रूल्स होने चाहिए वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होने चाहिए। हम उनको ये ना हो कि बहुत उसकी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, हमने वो क्या करना है जी, जैसे हम मॉडल्स को यूज करते थे ना उस तरह एब्स्ट्रैक्ट वे में ना हमने डिजाइन रूल्स को यूज करना है। लॉ अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, वो फिक्स्ड पर्पस होने चाहिए, कोई उनका स्पेसिफिक पर्पस हो उसके लिए ना उनको फिक्स कर दिया जाए कि ये रूल जो है, ये डिजाइन रूल जो है ये इस पर्पस के लिए यूज होगा और सो ऑन। जबकि हमारे पास हाई जनरलिटी क्या है, इट इज a measure of how human friendly and easy to learn, use and memorize a design is।
यानी हमें इस अंदाज में सिस्टम को डिजाइन करना है कि वो इजी टू लर्न हो, यूज हो, और उसको मेमोराइज करना जो हो हमारे यूजर के लिए आसान हो। स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या है जी? स्पेसिफिक डिजाइन रूल्स है हमारे पास, जो हमने एक साइड पर करके रख ली हैं किसी सिस्टम को डिजाइन करते हुए। जबकि इसमें अथॉरिटी का लेवल क्या है जी? अथॉरिटी इसमें हाई होगी और ये यूज होगा जी लिमिटेड एप्लीकेशंस के लिए। यानी सेट ऑफ रूल्स होंगे हमारे पास जिनको हम स्टैंडर्ड्स बोल रहे होंगे, उनको ना यूज करते हुए हमने सिस्टम को डिजाइन करना है। गाइडलाइंस होंगी हमारे पास, इसमें अथॉरिटी का लेवल क्या होगा जी? लो रखेंगे, जबकि मोर जनरल एप्लीकेशंस के लिए हम ये इसको यूज करेंगे। ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास टाइप ऑफ डिजाइन रूल्स है जिनको हम प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बोल रहे थे। ये एक ग्राफ शो किया गया है जी, दिखाया गया है इसमें, ये चीजों को ग्राफ की फॉर्म में शो किया गया है। टाइप्स ऑफ डिजाइन रूल्स के बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रिंसिपल्स टू सपोर्ट यूजेबिलिटी। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी? इसमें हमारे पास तीन चीजें आ जाएंगी। एक हो गई जो पहली चीज को हम बोल देते हैं जी लर्नेबिलिटी, दूसरी है जी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरी हमारे पास है जी रोबस्टनेस। लर्नेबिलिटी हमारे पास क्या है जी? The ease with which new user can begin effective interaction and achieve maximum performance। यानी जो हमारा नया यूजर है जो फर्स्ट टाइम हमारे सिस्टम को यूज कर रहा है, तो हमारा डिजाइन इस वे में होना चाहिए कि वो इजीली हमारे सिस्टम को यूज कर सके इफेक्टिव वे में। यानी वो जो जिस मकसद के लिए हमारे सिस्टम को यूज कर रहा है वो अपना मकसद इफेक्टिवली गेन कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। और हमारा गोल क्या है जी? सिस्टम को डिजाइन करने का हमारा गोल भी यही था कि हमारा जो यूजर है वो अपने गोल को अचीव कर सके, मैक्सिमम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके। यानी डिजाइन को क्या करना है हमने जी? उसके लिए लर्नेबल बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीजों को, सिंपल सिंपल चीजें रखनी है। और इस तरह हमने उसको इंटरफेस को डिजाइन करना है कि उसको जो है अंडरस्टैंडिंग हो सके। अंडरस्टैंडिंग जारी बात है होगी तो उसकी लर्नेबिलिटी इंक्रीज करेगी, लर्नेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो वो हमारे सिस्टम को इफेक्टिव वे में यूज कर सकेगा। इंटरेक्शन जो होगी यूजर की और सिस्टम की, उसका लेवल हाई हो जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है जी? फ्लेक्सिबिलिटी, the multiplicity of ways the user and system exchange information। यानी हमने सिस्टम को ना बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनाना, हमने ना उसको फ्लेक्सिबल रखना है। जो यूजर को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिस्टम से वो इजीली गेट कर सके, और जो सिस्टम को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है यूजर से, यानी इनपुट जो हमारा सिस्टम लेगा वो इजीली इनपुट भी यूजर से जो है गेट कर सके, यूजर से इनपुट ले सके। ये क्या होगी जी? ये हमारी होगी जी फ्लेक्सिबिलिटी। इसका भी हमने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी? रिबस्टनेस। रिबस्टनेस क्या है जी? The level of support provided the user in determining successful achievement and assessment of goal directed behaviors। यानी ये हमारे पास जी लेवल ऑफ सपोर्ट है जो हम यूजर को प्रोवाइड करते हैं, क्या करने के लिए जी? उसका जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है हमारे सिस्टम का, उसको अचीव करने के लिए, उसको असेस करने के लिए, ताकि हमारा जो यूजर है वो अपने गोल को अचीव कर सके। जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहता है वो हमारे सिस्टम के डिजाइन को यूज करते हुए, सिस्टम से इंटरेक्ट करते हुए वो अपना जो गोल है वो अचीव कर सके। प्रिंसिपल्स टू सपोर्ट यूजेबिलिटीज के बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्नेबिलिटी। इसमें क्या चीज है जी? इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी है, सेंसिटाइजेबिलिटी है। ये दो चीजें हमारे पास है। पहले हम प्रिडिक्टेबिलिटी को देख लेते हैं, ये क्या चीज है? डिटरमाइनिंग इफेक्ट ऑफ फ्यूचर एक्शन बेस्ड ऑन पास्ट इंटरेक्शन हिस्ट्री।
यानी वो जो हमारे आने वाले ऑपरेशंस हैं, जो फ्यूचर में हम एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, उसको ना वो प्रिडिक्ट कर ले। कैसे प्रिडिक्ट करेगा जी? वो जो हमारे सिस्टम को यूज करता आ रहा है, उसकी एक पास्ट हिस्ट्री बन चुकी है, इंटरेक्शन जो हमारे सिस्टम से वो कर रहा है, उसका ना एक रिलेशन चलता आ रहा है हमारे सिस्टम के साथ। तो जो आने वाले एक्शंस हैं, फ्यूचर्स में होने वाले एक्शंस हैं, जो हमारे सिस्टम को यूज कर रहा है और जो एक्शन वो परफॉर्म करना चाहता है, तो उनके बारे में ना वो प्रिडिक्ट कर ले चीजों को कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये काम होगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका ये आउटकम आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक्स एक्शन परफॉर्म किया तो उसका आउटकम ये है, वाई एक्शन परफॉर्म किया तो उसका आउटकम ये है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये मैं पास्ट से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जो मैं सिस्टम यूज करता आ रहा हूँ। तो पास्ट में ना ये मैंने अगर ये एक्शन परफॉर्म किया था तो उससे मुझे ये आउटकम मिला था। यानी क्या करना है जी, लर्नेबिलिटी होनी चाहिए हमारे सिस्टम में, प्रिडिक्टेबिलिटी का लेवल जो है ना वो थोड़ा हाई होना चाहिए। सेंसिबिलिटी हमारे पास क्या है जी? assessing the effect of past actions, immediate versus eventual honesty। यानी क्या करना है जी, इसमें हमने तो जो पास्ट में हम एक्शंस परफॉर्म करते आ रहे हैं उसको ना उसके इफेक्ट्स को असेस करना है, उनकी असेसमेंट परफॉर्म करनी है। हमने देखना है कि अगर हमने ये इस ऑप्शन को क्लिक किया था, ये अगर हमने इनपुट दिया था तो उसका जो एक्शन परफॉर्म हुआ था वो क्या एक्शन परफॉर्म हुआ था, और वो इमीडिएटली परफॉर्म हो गया था या आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म हुआ था, यानी उसने कितना टाइम लिया था परफॉर्म होने में। ये चीजें कहाँ आ जाएंगी? ये हमारे पास आ जाएंगी सेंसिबिलिटी में आ जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी में ना हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं जी फर्दर। पहले हमने क्या देखा है जी? पहले हमने देखी है इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी और सेंसिटाइजेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास क्या है जी? फेमिलियरिटी है, जनरलाइजेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है। इनको देख लेते हैं ये क्या चीजें हैं जी। फेमिलियरिटी क्या चीज है हमारे पास? हाउ प्रेयर नॉलेज अप्लाइज टू न्यू सिस्टम, गेसबिलिटी, अफोर्डेंस। अच्छा, ये क्या है जी? हमने ना वो चीजों से जो हमारा डिजाइन था, हमने डिजाइन किया था सिस्टम को, और हम ना यूजर जो था हमारा इंटरेक्ट कर रहा था सिस्टम के साथ यूजिंग इंटरफेस। तो हमने क्या करना है जी? हमने डिजाइन में फेमिलियरिटी रखनी है, यानी हाउ प्रायर नॉलेज अप्लाइज टू न्यू सिस्टम। हमने चीजों को ये नहीं करना कि कॉम्प्लेक्स नहीं कर देना। जो चीजें हम पहले यूज कर रहे हैं, यानी जो सिस्टम हमने पहले यूज डिजाइन कर रखे हैं, उनमें जो जो चीजें हमने यूज की हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा यूजर जिन चीजों से ना पहले से वाकिफ है, जिनके बारे में नॉलेज रखता है, हम ना उन चीजों को यूज करें ताकि उसकी जो गेसेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, वो चीजों को पहले से गेस कर सके, प्रिडिक्ट कर सके कि भाई अगर पहले मैं सिस्टम यूज करता था उसमें अगर ये मैं एक्शन परफॉर्म करने जाता था ना तो इस तरह मेरे दरमियान में और सिस्टम के दरमियान में इंटरेक्शन के लिए ना ये अगर कोई फीडबैक वगैरह देना है या इंटरेक्ट करना है तो ये चीजें होती थी। यानी वो चीजों से ना पहले फेमिलियर हो। दूसरी हमारे पास आ जाती है जी जनरलाइजेबिलिटी, extending specific interaction knowledge to new situations। ये भी वही बात है जी कि जो उसको पहले नॉलेज था उसके पास, उसी को लेकर हमने आगे चलना है ताकि जो चीजें हैं उनको हम जनरलाइज कर सकें, आसान कर सकें, अंडरस्टैंडिंग जो है उसका लेवल जो है हम इंक्रीज कर सकें, ताकि हमारा जो सिस्टम डिजाइन है वो सक्सेसफुली अपना गोल अचीव कर सके, मैक्सिमम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में। कंसिस्टेंसी हमारे पास आ जाता है जी, likeness in input output behavior arising from similar situation or task objectives। यानी अगर हम कोई इनपुट सेम इनपुट ले रहे हैं तो उसका जो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए वो हर बार सिमिलर आना चाहिए। ये ना हो कि इनपुट तो सेम है हमारे पास लेकिन हमारा जो आउटपुट आ रहा है, जो हमारा आउटकम आ रहा है वो क्या हो जी, वो हर बार डिफरेंट आ जाए।
तो ये जो है एम्बेरसमेंट होगी हमारे यूजर को, और वो सिस्टम से ना दूर चला जाएगा, हमारे सिस्टम को यूज करना छोड़ देगा। यानी सिस्टम में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी के बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे पास क्या है जी, डायलॉग इनिशिएटिव है, मल्टी थ्रेडिंग है, टास्क माइग्रेटेबिलिटी है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास सब्स्टिट्यूटी है, कस्टमाइजेबिलिटी है। सबसे पहले देख लेते हैं जी डायलॉग इनिशिएटिव को। फ्रीडम फ्रॉम सिस्टम इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट ऑन इनपुट डायलॉग, यानी हम कोई इनपुट देते हैं सिस्टम को तो वो क्या करता है जी, हमें एक डायलॉग बॉक्स शो करवा देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि जी फाइल को क्लोज कर दो, हमने ना क्रॉस के बटन को क्लिक किया तो क्या होता है जी, हमारे पास ना एक डायलॉग बंद कर आ जाता है, विंडो बंद कर आ जाती है, उसमें लिखा होता है कि क्या आप इसको वाकई क्लोज करना चाहते हैं। नीचे दो ऑप्शन दिए हुए होते हैं, यस और नो। वो क्या चीज होती है जी, हमारे पास वो हमारे पास डायलॉग इनिशिएटिव होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी मल्टी थ्रेडिंग, ability of system to support user interaction for more than one task at a time। इसमें क्या होता है, यानी एक टास्क हम परफॉर्म कर रहे थे, हमने कहा यार अभी ये टास्क परफॉर्म आ रहा है तो हम ना एक और नई विंडो खोल लेते हैं, नया टास्क जो है ना परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है, बेसिकली एट अ टाइम आपको ना यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि वो मल्टी टास्क परफॉर्म कर सके एक टाइम में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। टास्क माइग्रेटेबिलिटी आ गई हमारे पास, पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क एग्जीक्यूशन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम, यानी पहले हमारा यूजर टास्क परफॉर्म कर रहा था, फिर उसने सिस्टम को दे दिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर सिस्टम ने उसको बैक कर दी। यानी क्या हो रहा है, ये इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम के दरमियान में, यूजर के दरमियान में, क्या काम करने के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास होता है जी इनपुट हम देते हैं, कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है उसमें ना इनपुट रिक्वायर्ड होता है, सिस्टम हमें कहता है जी मुझे अब इनपुट दो। इनपुट हम देते हैं तो क्या कर देता है जी, टास्क माइग्रेट कर जाता है, किधर चला जाता है जी, उस सिस्टम के पास चला जाता है। तो बेसिक ये आइडिया है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में आगे हमारे पास है जी सब्स्टिट्यूटी, यानी अलाइंग इक्विवेलेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टू बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। यानी इसमें क्या करना है जी, जो इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास न्यूमेरिक्स में 1 लिखा हुआ है, और अगर हम अल्फाबेट के थ्रू 1 लिखते हैं ओ एन 1, तो क्या करना चाहिए, ये वैल्यू जो इक्वल वैल्यूज हैं इनको जो हमारा सिस्टम है वो सपोर्ट कर रहा हो। इसी तरह इक्वल इनपुट आउटपुट को भी ये सपोर्ट कर रहा हो, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रही हो। यानी न्यूमेरिकल 1 जो है वो ओ एन 1 को सब्स्टिट्यूट कर सकता हो, ओ एन 1 क्या है, वो न्यूमेरिकल 1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है जी कस्टमाइजेबिलिटी। ये क्या है जी, हमारे पास मॉडिफाइबिलिटी ऑफ द यूजर इंटरफेस बाय यूजर एंड सिस्टम, यानी हमारा जो यूजर है वो क्या कर सकेगी, वो जो उसके पास इंटरफेस है उसको कस्टमाइज कर सके, उसको मॉडिफाइड कर सके, यानी उसमें जो है चेंजेस अपने जो उसको बेटर वे लगे, जिस तरह वो इफेक्टिवली अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकता हो उस तरह ना उसको कस्टमाइज कर ले, मॉडिफाइड कर ले। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रिंसिपल ऑफ रिबस्टनेस। इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेबिलिटी होगी, रिकवरेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिवनेस होगा और टास्क कंफॉर्मेंस होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेबिलिटी क्या चीज है। ability of user to evaluate the internal state of the system from perceivable representation, यानी
जो परसीवेबल रिप्रेजेंटेशन है उनको देखते हुए हमारा यूजर क्या कर रहा है जी, वैल्यूएट कर रहा है किन चीजों को जी, इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम को। रिकवरेबिलिटी हमारे पास क्या है जी, ability of user to take proactive action once an error has been recognized। यानी कि हमारे पास ना हमारे यूजर की एबिलिटी है इस चीज से रिलेटेड की, ताकि वो करेक्ट एक्शंस परफॉर्म करे। यानी एक बार अगर उसका कोई एरर आ गया तो सेकंड टाइम बजाय उस एरर को दोहराने के वो करेक्ट एक्शन परफॉर्म करे, प्रोएक्टिव अप्रोच को लेकर चले। रीचेबिलिटी, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिकवरी, ये आ जाता है इसमें जी। ऑब्जर्वेबिलिटी और रिकवरेबिलिटी के बाद हमारे पास आ जाता है जी रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या चीज है, हाउ द यूजर परसीव्स द रेट ऑफ कम्युनिकेशन विद द सिस्टम। स्टेबिलिटी, यानी जो हमारा यूजर है वो सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, रिस्पॉन्सिव वे में हो रही है या नहीं हो रही। अगर हमारा जो सिस्टम है वो यूजर से रिस्पॉन्स मांग रहा है तो यूजर उस पर रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा। और अगर हमारा यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कह रहा है तो हमारा सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होनी चाहिए कि इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए रिस्पॉन्सिवनेस में। इसके बाद हमारे पास है जी टास्क कंफॉर्मेंस। ये क्या है जी, डिग्री टू विच सिस्टम सर्विसेज सपोर्ट ऑल ऑफ द यूजर्स टास्क। यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा सिस्टम है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या जो हमारा जो यूजर था वो जो टास्क परफॉर्म करने को कह रहा है, क्या हमारा सिस्टम वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो फंक्शनैलिटी जो है जो अचीव करने के लिए उसे बोला जा रहा है, क्या वो फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है, गोल को अचीव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये हमारे पास आ जाता है जी टास्क कंफॉर्मेंस में। डिजाइन रूल्स को यूज करते हुए ना हम ये चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। सजेस्ट हाउ टू इंक्रीज यूजेबिलिटी, यानी हम क्या कर सकते हैं जी, हम अपने जो डिजाइनर है या जो हमारे सिस्टम को डिजाइन करने जा रहे हैं उसको हम क्या बता सकते हैं कि हमारी जो यूजेबिलिटी है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, कौन से डिजाइन रूल्स को, डिजाइन पैटर्न्स को हमने यूज करना है ताकि हमारी जो यूजेबिलिटी है, जो हमारा सिस्टम के साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, वो मैक्सिमम हो सके, इंक्रीज हो सके। उसके अलावा जी डिफर इन जनरलिटी एंड अथॉरिटी, ये आप सामने देख सकते हैं, ये एक ग्राफ की मदद से आपको दिखाया गया है। डिजाइन रूल्स के बाद हमारे पास ना कुछ स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, set by national or international bodies to ensure compliance by a large community of designers. Standards required sound underlying theory and slowly changing technology। अच्छा ये उसके बाद ना डिजाइन रूल्स के बाद हमारे पास ना कुछ स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं डिजाइनिंग के। ये कौन सेट करता है जी, इसके लिए हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज बनी हुई होती हैं, जिनमें हमारे बहुत से जो एक्सपर्ट डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, हमारे डिजाइन के ना स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है और वही स्टैंडर्ड जो है वो फिर हमारे जो डिजाइनर्स होते हैं वो यूज करते हुए हमारे सिस्टम को डिजाइन करते हैं। Hardware standards more common than software, high authority and low level of detail। यानी कि हमारे पास जो होते हैं ना हार्डवेयर के स्टैंडर्ड्स, वो मोस्ट ज्यादा कॉमन है बनिस्बत किसके जी, सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड्स के। इनमें हाई अथॉरिटी होती है और जो लेवल ऑफ डिटेल्स है वो लो रखा जाता है। ISO 9241 defines usability as effectiveness, efficiency and satisfaction with which user accomplish task। यानी ISO जो है हमारे पास 9241, इसने क्या डिफाइन किया जी, इसने यूजेबिलिटी को डिफाइन किया किस तरह जी कि ये इफेक्टिवनेस, एफिशिएंटी और सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हमारे यूजर का उसको डिफाइन करती है, उसको अकम्प्लिश करती है ड्यूरिंग टास्क परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी गाइडलाइंस।
गाइडलाइंस क्या हैं जी? मोर सजेस्टिव एंड जनरल, many textbooks and reports full of guidelines, abstract guidelines applicable during early life cycle activities, detailed guidelines applicable during later life cycle activities, understanding justification for guidelines aid in resolving conflicts. यानी ये क्या चीज होती है जी, ये हमारे पास मोर सजेस्टिव और जनरल थिंग्स होती हैं जो हमें ना सिस्टम को डिजाइन करते हुए बता दी जाती है कि आपने ना बेसिकली कंस्ट्रेंट्स वगैरह जो होते हैं हमारे डिजाइन के रिलेटेड वो बता दिए जाते हैं, हमें बता दिया जाता है कि आप इन इन चीजों को फॉलो करते हुए ना अपना डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। ये क्या होता है जी, हमारे पास बात कोई टेक्स्ट बुक वगैरह होती है उसमें लिखे हुए होते हैं, या हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं उसमें हमें गाइडलाइंस बता दी जाती हैं कि आपने कैसे सिस्टम को डेवलप करना है, डिजाइन कैसे करना है। स्टार्ट में क्या होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइंस होती हैं, यानी जिसे हम कह लेते हैं कि इन डिटेल फॉर्म में होती हैं, डिटेल नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है उनका। जबकि लेटर लाइफ साइकिल जो होता है उसमें क्या होती है हमारे पास डिटेल्ड गाइडलाइंस होती हैं, और अंडरस्टैंडिंग जस्टिफिकेशन फॉर गाइडलाइंस एड इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। यानी हम क्या करते हैं कि गाइडलाइंस को जस्टिफाई करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए क्या करते हैं, जो बहुत से हमें कॉन्फ्लिक्ट्स आने थे आगे चल के डिजाइनिंग के दौरान में, उससे हम बच सकते हैं इन गाइडलाइंस को यूज करते हुए। गोल्डन रूल्स एंड हेरिस्टिक्स, ये क्या होते हैं जी? ब्रॉड ब्रश डिजाइन रूल्स हैं जी हमारे पास जी। यूजफुल चेकलिस्ट फॉर गुड डिजाइन, यानी ये हमारे पास क्या है कि ये सेट ऑफ डिजाइन है, रूल्स है हमारे पास क्या करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। गुड प्रैक्टिसेस आप इनको बोल रहे हैं या पैटर्न्स बोल रहे हैं इनको। बेटर डिजाइन यूजिंग दीज देन यूजिंग नथिंग, यानी कि बेटर वे क्या है कि आप इनको यूज करें, इससे बेहतर है कि आप कोई चीज यूज ना कर रहे हो। यानी कोई गोल्डन रूल जो है उनको आपने फॉलो करना है, ह्यूरिस्टिक्स को फॉलो करना है। डिफरेंट कलेक्शन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नीलसन्स 10 ह्यूरिस्टिक्स हैं, ये चैप्टर नंबर 9 में है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास ना श्नीडरमैन्स 8 गोल्डन रूल्स हैं, नॉरमैन 7 प्रिंसिपल्स हैं, इनको अभी हम आगे चल के देखेंगे ये क्या चीजें हैं। श्नीडरमैन्स 8 गोल्डन रूल्स हमारे पास क्या है जी? strive for consistency. Number 2, enable frequent user to use shortcut. Number 3, offer informative feedback. 4, design dialogue to read clear. 5, offer error prevention and simple error handling. 6, permit easy reversal of action. 7, support internal focus of control. 8, reduce short-term memory load. यानी कि क्या करना है जी, सिस्टम में कंसिस्टेंसी रखनी है, उसके अलावा जो फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं उनको यूज हमारे शॉर्टकट्स होने चाहिए, उनको शॉर्टकट प्रोवाइड करने चाहिए। उसके अलावा हमने ना इंफॉर्मेटिव फीडबैक लेना है, और डिजाइन डायलॉग को क्लियर करने के बाद, क्लोज करने से पहले ना हमने डिजाइन डायलॉग दिखाना है। उसके अलावा जो है एरर को प्रिवेंट करना है, एरर हैंडलिंग हमने अपने सिस्टम में रखनी है। जो हमने एक्शन परफॉर्म कर किया है उसको अगर वापस लेकर आना है तो उसके लिए रिवर्सल ऑफ एक्शन हमने रखना है। उसके अलावा फोकस ऑफ कंट्रोल को सपोर्ट करना है, और रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड। ये चीजें हमारे पास क्या है कि ये श्नीडरमैन्स 8 गोल्डन रूल्स है हमारे पास, इनको हमने फॉलो करना है। नॉर्मन 7 प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या है जी? नंबर 1, यूज बोथ नॉलेज इन द वर्ल्ड एंड नॉलेज in the head to simplify the structure of tasks. 3, make things visible, bridge the gulf of execution and evaluation. 4, get the mapping right. 5, exploit the power of constraint, both natural and artificial. 6, design for error. 7, when all else fails, standardize. ये हमारे पास क्या है जी? 7 प्रिंसिपल्स हैं नॉर्मैन की जो उसने हमें दी हैं।
डिजाइन से रिलेटेड उससे क्या कहा जी, उसने वर्ल्ड का नॉलेज और जो आपके माइंड में है, जो आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, उसको यूज करना है सिस्टम को डिजाइन करते हुए। अपने जो टास्क है उनके स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई फॉर्म में उनको डिजाइन करना है। और थिंग्स को, जो चीजें परफॉर्म हो रही है उनको क्या करना है जी, विजिबल बना देना है। मैपिंग जो हो रही है उसको राइट करना है। और जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, उनकी पावर को एक्सप्लॉइट करना है। और एरर्स के लिए हमें सिस्टम डिजाइन करना है, और एरर्स को देखते हुए जब सिस्टम डिजाइन करेंगे, जब वो सारी कंडीशंस फेल हो जाएंगी, तो फिर हमें सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर देना है। ये हमारे पास क्या है कि नॉर्म्स की 7 प्रिंसिपल्स हैं जो उसने हमें दिए हैं डिजाइन से रिलेटेड। HCI design patterns, an approach to reducing knowledge about successful design solutions। यानी जो हमने पहले से डिजाइन कर रखे हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज को हमने क्या करना है जी, रीयूज करना है, ताकि हम दोबारा से जो सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुली हम डिजाइन कर सकें। ओरिजिनेट इन आर्किटेक्चर, a pattern is an invariant solution to a recurrent problem with a specific context। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तो उसके लिए अगर हमने पहले से कोई पैटर्न यूज कर रखा है, तो बेटर वे क्या है कि उसी पैटर्न को दोबारा हम यूज कर लें, ताकि उस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। पैटर्न डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन बट आर लिंक्ड टू other patterns in languages which enable complete design to be generated। यानी जो पैटर्न होते हैं वो ये नहीं होते कि आइसोलेशन फॉर्म में होते हैं, अकेले रहते हैं, नहीं, वो एक पैटर्न जो है वो दूसरे पैटर्न से लिंक होता है, वो पैटर्न फिर आगे लिंक होता है। इस तरह जो है ना, ये इनका आपस में जो पैटर्न होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। अच्छा जी, पैटर्न्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हमारे पास, ये देख लेते हैं। कैप्चर डिजाइन प्रैक्टिस नॉट थ्योरी, capture the essential common properties of good examples of design, represent design knowledge at varying level, social, organizational, conceptual, detailed, embody value and express what is human in interface design, are intuitive and readable, and can therefore be used for communication between all stakeholders। A pattern language should be generative and assist in the development of complete design। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ये थ्योरी के फॉर्म में नहीं होते हैं, प्रैक्टिसेस, डिजाइन प्रैक्टिसेस होती हैं। क्या होते हैं जी, गुड एग्जांपल्स को कैप्चर किया जाता है, गुड डिजाइन एग्जांपल्स को। अच्छा, रिप्रेजेंट क्या कर रहे होते हैं, डिजाइन नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सोशल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कंसेप्चुअल डिटेल लेवल पे। ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, ये सारी चीजें हमारे ना कैरेक्टरिस्टिक है पैटर्न्स की।